हेलो एवरीवन। तो ड्रामा को कंटिन्यू कर रूही ऐसा नजारा देखकर चौंक जाती है और वो गुआन से पूछती है कि तुम इस दुनिया में कौन हो, और वो बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब दोनों पानी में बेहोश हो चुके थे तभी गुआन को होश आ जाता है और वो बच पाते हैं। जब रूही को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी मिसेस सिन होती है। अभी गुआन उसका चेहरा पोंछने लगता है और कहता है तुम लगता है बुरा सपना देख रही थी। रूही गुआन को देखकर चौंक जाती है और कहती है ये यहाँ कैसे। सिन बताती है कि इन्होंने ही फोन किया था, तब मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आई। वो इधर उधर देखने लगती है और कहती है क्या मुझे बुरी चोट लगी है और मैं यहाँ कब से हूँ। मिस सिन बताती हैं कि लगभग 5.5 घंटों से आप सो रही हैं। गुआन उसे कहता है कि आपको आराम करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर न कहे कि आप ठीक हैं। उनकी बातें सुनकर मिस सिन थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती हैं। उनके जाते ही दोनों लड़ने लगते हैं। रूही अपने हाथों पर टैटू देखती है और वो कहती है कि ये टैटू वाला स्टिकर मेरे हाथों पर कैसे आ गया। उसे मिटाने के लिए अपने उंगलियों से उस पे स्क्रैच करने लगती है। गुआन उसे ऐसा करने से रोकता है। रूही कहती है ये मेरी कलाई है, जो चाहे मैं वो करूं। गुआन कहता है लेकिन ये टैटू मेरा है। रूही कहती है क्या बकवास कर रहे हो। उसे अपने पिछले रातों के बारे में याद आता है जहाँ पर वो गुआन की आंखें लाल देखी थी और पानी का बबल जो कि हवाओं में तैर रहा था। उसे लगता है कि वो बहुत ड्रंक थी, इसीलिए किसी तरह उसने टैटू करवा लिया। और वो कहती है मैं जा रही हूँ इस पर लेजर करवाने के लिए या फिर कोई फोटो इस पर चिपकवाने के लिए। गुआन उसे जाने से रोकता है और कहता है कि हिम्मत भी मत करना ऐसा करने की, और वो उसकी कलाई पकड़ लेता है। रूही मारने के लिए अपना हाथ उठाती है और उसका हाथ रुक जाता है। गुआन देखता है कि जब वो रूही का हाथ पकड़ा हुआ है तो उसका जादू काम कर रहा था। रूही बहुत फोर्स के साथ अपना हाथ वहाँ से मूव करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। जैसे ही गुआन उसका हाथ छोड़ता है रूही का जोर से थप्पड़ गुआन के गालों पर लगता है और वो बेडों पर से गिरते हुए जमीन पर गिर जाता है। तो रूही उसे माफी मांगते हुए कहती है मेरा ऐसा करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मैं तो बस पूरे फोर्स से अपने हाथ को मूव करने की कोशिश कर रही थी। गुआन कहता है कि मैं तुम्हें मारने से छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी फिक्र करता हूँ। तो रूही कहती है तुम कितने कमीने हो, मैंने तुम्हें डूबने से बचाया। गुआन कहता है वो तुम नहीं थी, वो मैं था जिसने तुम्हें बचाया था। और उन दोनों के बीच में फिर से तू मैं चालू हो जाती है। मिसेस सिन डॉक्टर को लेकर अंदर आती हैं। गुआन अपने गाल पकड़ते हुए डॉक्टर से कहता है क्या आप थोड़ा देख सकते हैं। इनकी बात काटते हुए रूही कहती है आप मुझे देखिए, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। डॉक्टर उसे देखने लग जाते हैं। गुआन कहता है हाँ इन्हें ठीक से देखिए, ये जरूर ठीक नहीं होगी। वो उसकी ओर अपनी आंखें दिखाती है तो कहता है मेरे मतलब है ये ठीक होगी। डॉक्टर के मुंह से सुनने के बाद कि सब कुछ ठीक ठाक है वो फिर से लड़ने लग जाते हैं। इस सीन बात को बनाते हुए डॉक्टर से कहती हैं कि इन टाइम में भी मिस रूही मजाक कर लेती हैं और डॉक्टर को बाहर जाने के लिए कहती है। बाहर कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं, उसमें से एक कहता है कि गुआन के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने देखा था, उसका एटीट्यूड तो ठीक नहीं था लेकिन वो बहुत ही हैंडसम था और उसके कपड़े बहुत ही एक्सपेंसिव थे, अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं बहुत ही उसमें अच्छा लगता। तो दूसरा कहता है आपको तो उसके कपड़े की ही नहीं बल्कि उसके चेहरे और पूरे बॉडी की ही पड़ी थी। दोनों ही अंदर आते हैं। वो रूही से कहते हैं हम लोग आपके केस का इंचार्ज हैं। वो वहाँ पर गुआन को देखते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि इन्होंने बताया आप लोगों की मुलाकात एक ब्लाइंड डेट पर हुई थी, लगता है आप दोनों की शादी हो जाना चाहिए। ऐसा सुनते ही दोनों ना कहते हैं। रूही कहती है कि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। गुआन कहता है मैं अपने पूरे जीवन भर अकेला रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो ऑफिसर्स रूही का कुछ स्टेटमेंट लेते हैं उस कातिल को पकड़ने के लिए। सिन उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती हैं कि इस बातों को बाहर ना जाने दे। के बाद गुआन को देखते हैं जो अपने कमरे में आता है। वहाँ पर देखते हैं कि पार्क जो कि गुआन की कुर्सी पर बैठा होता है और डेमोन की किताबें पढ़ रहा होता है। वो गुआन को देखते ही वहाँ से भागने लगता है। गुआन उसे पीछे से दौड़ाता है। वो इस किताब में पढ़ता है जब डेमोन के डील का एक्सपायर हो जाएगा तो वो जलने लग जाएंगे। ये बात जानकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गुआन उसे अपनी किताबें छीन लेता है और कहता है मैंने ये तो कहीं छुपाया था, तुम्हें कैसे मिल गया। और वो बताता है कि इसमें मेरे बारे में लिखा हुआ है, ये किसी भी हाथों में नहीं जाना चाहिए, और ये सीक्रेट लॉकर में बंद कर देता है। उसके बाद वो पार्क को रूही के बिजनेस कार्ड को देता है और कहता है इस औरत के बारे में सब कुछ पता करो, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो क्या खाती है, उसे क्या पसंद है, उसके फैमिली के पास्ट के बारे में सब कुछ पता करो। पार्क कहता है लगता है कल के डेट के बाद तुम्हें इन चीजों के बारे में दिलचस्पी होने लगी है। तो गुआन कहता है ये चोर है। पार्क कहता है क्या इसने तुम्हारा दिल चुराया है, और वो हंसने लग जाता है।
पाक उसके हाथ पर देखता है कि टैटू नहीं है। वो इसके बारे में पूछता है, कहता है कि क्या इसके अलावा और कुछ हुआ है। गुआन इन बातों को इग्नोर करते हुए कहता है और कुछ भी नहीं हुआ है। पाक इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके ऊपर मग से पानी फेंक देता है। गुआन चुटकी बजाता है लेकिन मैजिक नहीं होता। पाक समझ जाता है कि उसका पावर गायब हो चुका है। वो जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास पावर नहीं है, इसका मतलब ये जल्दी बर्बाद हो जाएगा। मैं रातों रात बेरोजगार हो जाऊंगा और मुझे अपने कार के लिए पैसे भी भरने हैं। गुआन कहता है यहाँ पर मेरा पावर चला गया है, तुम्हें अभी कार की पड़ी है। पाक कहता है ये कंफर्म है कि तुम्हारा पावर चला गया है। तो गुआन कहता है कि मेरा पावर गया नहीं है, मैंने बस किसी को उधार दिया है। पाक कहता है तुम्हारा मतलब इस चोर को। तो गुआन कहता है पता नहीं कैसे मेरा टैटू उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। गुआन वहाँ से जाने लगता है और कहता है आज किसी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायर होने वाला है। पाक कहता है तुम अपने बिना पावर के कैसे आत्माओं को कलेक्ट करोगे। तो गुआन कहता है मैं एक डीमन हूँ जो कि 200 सालों से जिंदा हूँ। ये सब करना एक च्युइंगम चबाने जैसा है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वो सारे लोग इसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। उनसे एक एक करके लड़ने के लिए कहता है। थोड़ा बहुत लड़ पाता है, उसके बाद वो पिटने लगता है क्योंकि वहाँ पर सारे मोटे मोटे बड़े बड़े पहलवान होते हैं। वहाँ पर खुद को बचाते हुए वहाँ से भागते हुए कहता है मैं वापस आकर तुम लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगा। हुई जो कि सिन से बातें कर रही होती है और उस दिन अकेले उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था जब मैं उसे मिली। अचानक उस रात को उस अकेली जगह पर कैसे वो पहुंच गया, जरूर कोई कोइंसिडेंट नहीं होगा। तो मिस सिन कहती है शायद ये भाग्य हो। हुई कहती है मुझे नहीं पता था कि आप इतनी रोमांटिक है। तो सिन कहती है माफ कर दीजिए मुझे रोमांटिक होने के लिए। धुई कहती है मेरा मतलब है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था, वो मुझसे कुछ डील करना चाहता है, इसीलिए वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसके बाद देखते हैं उस कातिल को जो कि लोगों को मारने के लिए हर बार अपना चेहरा बदलता है। उसके कमरे में ढेर सारे लोगों के फोटो होते हैं जिन्हें वो मार चुका था या फिर मारने वाला है। अभी बाहर उसका मकान मालिक आ जाता है और कहता है कि वो उसके डायरेक्टर से मिलना चाहता था। मकान मालिक को लगता है कि वो किसी फिल्म में काम करता है। वो उस आदमी के हाथों पर कुछ खून लगा हुआ देखता है। वो कातिल बहाना बनाते हुए कहता है कि वो किसी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद वो कातिल उसे अंदर आने के लिए कहता है और दरवाजा बंद कर देता। फिर पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। आगे देखते हैं मैडम जू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। उन्हें अपने लगाए हुए पौधों के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसलिए उनका देखभाल करने के लिए उसके पास चली जाती हैं। वहाँ पर दूही उनसे पूछती है क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? क्योंकि दूही उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मैडम जू भी। मैडम जू ऐसा दिखावा करती हैं कि वो कुछ भी नहीं छुपा रही हैं। तो दूही कहती है ठीक है मैं आपके बातों को यकीन करती हूँ, और कहती है वो बस केवल आप ही हैं जिन पर मैं यकीन कर सकती हूँ। मैडम जू कहती हैं कि मैं देख रही हूँ तुम्हारे मार्केट्स गिर रहे हैं, क्या मैं कुछ मदद करूँ? दूही कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, वो मैं खुद संभाल लूंगी। आगे देखते हैं गुआन को जो कि डीमन की किताबों को खंगालता है। उसमें कहीं भी टैटू के ट्रांसफर के बारे में नहीं लिखा था। पाक से दूही के बारे में पूछता है, उसके बारे में सब कुछ डिटेल बताता है। उसका ब्लड ग्रुप ए बी है और उसके फैमिली का कोई भी बिजनेस से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं था। उसके पिता एक इंजीनियर थे और उसकी मदर एक हेयर सैलून चलाया करती थी। लेकिन 17 साल पहले जब वो 11 साल की थी तो उसके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, ठीक उसके बर्थडे के दिन। उसके बाद मीरा ग्रुप की चेयरवुमैन जू वो उसे गोद लेती है। मैडम जू और दूही के पिता मिराई इलेक्ट्रॉनिक्स के को फाउंडर थे। यही नहीं दूही कॉलेज में भी टॉप स्टूडेंट थी। जब वो कॉलेज में थी तो उसने एक खाने पीने की कंपनी खोली थी और वो 7 सालों में देखते देखते नंबर 1 बन गई। उसके बाद हम दूही को देखते हैं जो कि अपने कंपनी में जाती है। एक मीटिंग में अपने लोगों को डांट लगा रही होती है। कुछ आर्टिकल और गलत कमेंट की वजह से उसके कंपनी को भारी नुकसान हुआ था। कहती है जिसने ये किया है उसे ये सही करना होगा। उसके बाद पाक गुआन से कहता है कि ये सारी बातें जो कि दूही के बारे में थी मैंने आपको बता दिया, अब क्या करने वाले हैं। उसके बाद नूसुआ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि डूई की कंपनी का लॉस हुआ था और उसके पीछे इसी का हाथ होता है। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि एक आर्टिकल इतना पावरफुल हो सकता है। कहती है बेचारी डूही, मुझे उसको कंफर्ट करने के लिए कुछ फ्लावर्स भेजने चाहिए। पीछे वहीं पर डूही बैठी होती है और कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं। पीछे उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है यहाँ पर मैं शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तो सुनवा कहती है क्या तुम्हारे पास इतना खाली टाइम है कि तुम मेरे इर्द गिर्द घूमो? वो कहती है शॉपिंग करने के लिए खाली टाइम की क्या जरूरत, पैसे की जरूरत होती है। और उसे कहती है तुम मिराई कपड़ों के कंपनी की सीईओ हो और तुम्हें आदमियों की जगह कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ही सुनवा को उसके किसी और के साथ कार में ली गई कुछ किस की फोटोज दिखाती है।
देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तो जूही कहती है पता है ना क्या होगा, ये फोटो पूरे पब्लिक के सामने आ जाएगा और तुम्हारी कंपनी सीधे ऊपर से नीचे आ जाएगी। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जो तुमने ये गड़बड़ी फैलाई है उसे ठीक कर दो। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो जाकर अपने भाई से लड़ो, ना कि मुझसे। तभी गुवन को उसे कॉल आता है। वो कहता है वो उससे मिलना चाहता है। वो पूछती है किस लिए। वो कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। कहता है मैं ठीक नहीं हूँ उस एक्सीडेंट के बाद। तो दुई कहती है तुम तो ठीक लग रहे थे। वो कहता है यकीन नहीं तो खुद देख लो। दुई उसे किसी एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। आगे के ड्रामा को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।